नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं सिविल सेवा परीक्षा 2019 में रैंक 154 हासिल करने वाले श्री अभिषेक ओसवाल जी। अभिषेक, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द एंटायर स्टडी आईक्यू टीम एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू वेरी मच महिपाल सर। तो अभिषेक जी से हम बातचीत करेंगे आज और जानेंगे कि इनकी स्ट्रैटेजी कैसी रही और किस तरह से इन्होंने अपने मेंस आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस किया, कि क्या स्ट्रैटेजी रखी मेंस की। क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अभिषेक जी स्टडी आईक्यू के लिए भी एक मेंस आंसर राइटिंग का स्पेशल कोर्स बना चुके हैं। ही हैज बीन एन एजुकेटर ऑन स्टडी आईक्यू, ही इज एन एजुकेटर ऑन स्टडी आईक्यू। यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक आउट हिज कोर्स ऑन आवर ऐप। सो अभिषेक जी, पहला सवाल तो यही रहेगा कि आप कहाँ से हैं, थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए, लिटिल बिट अबाउट योर फैमिली, योर एजुकेशन एंड योर कॉलेज। ये यूपीएससी का सवाल हो गया बिल्कुल। तो एक फिक्स जगह नहीं है मैं कहाँ से हूँ। आई वॉज बोर्न इन वेस्ट बंगाल और उसके बाद पापा ने माइग्रेट कर लिया था चेन्नई काम के सिलसिले में। उसके बाद से मेरी परवरिश एजुकेशन सब चेन्नई से हुई है। सो आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई से। उसके बाद 2013 में ग्रेजुएशन के बाद आई हैव डन माय आई वॉज इन टीसीएस फॉर अ ईयर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। उसके बाद 2 साल मैंने अपना स्टार्टअप था मेरे एक दोस्त के साथ, तो हमने वो स्टार्टअप को बिल्डअप किया एंड पोस्ट सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट स्टार्टअप एंड लगा कि कुछ और नया वेंचर करें, तो सिविल सर्विस में मैंने चेक किया। फैमिली बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ मैं, मिडिल क्लास फैमिली है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जस्ट मे बी इंस्पिरेशन मिले लोगों की कि कहीं से भी आप आओ, बैकग्राउंड डजंट मैटर, यू कैन डू इट। You use the word adventure for civil services. Can you explain a bit more? I mean, was civil services just an adventure for you to try out and see whether you go through, whether you clear it or not? एक्चुअली स्कूल टाइम में एक इच्छा थी, क्योंकि ना सिविल सर्विस का जो प्रचलन है या जो दिल्ली में जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वो चेन्नई या साउथ इंडिया में इतना नहीं है। जी। इतनी इंस्टीट्यूट्स भी नहीं है, इतने गाइडेंस भी नहीं है, रिजल्ट्स भी इतने नहीं आते। जिसको पता है सर्कल क्लोज, इट्स अ वेरी क्लोज सर्कल। तो कहीं सुना था क्लास 9 10 11th में कि ऐसी कोई आईएएस की एग्जाम होती है, इट्स द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। लेकिन उस टाइम कोई मन एक था कि देंगे, लेकिन जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी घर की थी, वो ऐसी प्रमोट नहीं करती थी, क्योंकि ये बहुत डेडिकेटेड एग्जाम है। उसके बाद जब एंटर किया था मैंने, तब मुझे एडवेंचर लगा नहीं था, क्योंकि ये एग्जाम ही है बेसिकली। एक साल पढ़ाई करो जैसे हम 10th या 12th के लिए पढ़ते हैं, और फिर क्लियर करो। पास होना ही पड़ता है, 10th 12th में आप फेल हो नहीं सकते। तो वही मोटो लेके मैं भी गया था। लेकिन पहला स्टेज प्रीलिम्स था। कुछ मेरे को प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे लगते थे, तो मैंने आराम से क्रैक किया। फिर स्टेज एकदम एकदम बदल गया। एडवेंचर में होता है कि हर कदम पे कुछ नई चीज मिले, तो यहाँ पे हर कदम पे कुछ नया मिलता है, हर सब्जेक्ट नया होता है, हर एग्जाम का स्टेज नया होता है। प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर नया एडवेंचर मेंस चालू। मेंस के लिए पढ़ाई करते गए, अप्स एंड डाउन्स आते गए। ऑप्शन के लिए पढ़ो, इसके लिए पढ़ो, टाइम मैनेजमेंट करो, डिसिप्लिन लाओ, ये सब करो। मेंस खत्म हुआ, अब एक एक्साइटमेंट होती है कि रिजल्ट में क्या होगा, पता नहीं क्या होता है। रिजल्ट में क्वालिफाई हो गया, एक और नया एडवेंचर इंटरव्यू। तो हर स्टेज ही नई, एक नया एक्सपीरियंस होता है, और वो उसको ही मैं एडवेंचर मानता हूँ। तो उसके हिसाब से तो एडवेंचर ही था, तो मैंने उसको वैसे ही लिया, तभी मैं सस्टेन कर पाया 3 अटेम्प्ट तक। ओके, तो ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था और जी। आपने ये तीनों अटेम्प्ट लगातार दिए हैं, 17 18 19। जी, 3 अटेम्प्ट लगातार दिए हैं, तीनों अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा हूँ। ओके। और 2 बार मैंने रैंक हासिल की है। ओके, तो मैं हमारे श्रोताओं को अभी बता देता हूँ कि अभिषेक जी लास्ट ईयर भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर गए थे। ही हैड अचीव्ड द सर्विस, ही हैज गॉट द सर्विस ऑफ इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज। तो अभी ये अपनी ट्रेनिंग पीरियड में है रेलवे अकाउंट सर्विसेज के, और हम उनसे बात कर रहे हैं फ्रॉम द ट्रेनिंग एकेडमी। ही इज एट द ट्रेनिंग एकेडमी राइट नाउ एंड आई एम श्योर इस साल आपको आईपीएस तो मिल ही जाएगा। So we are very much hopeful that next year again, if you are selected in IAS, so we will be speaking to you at Sardar Vallabhbhai Patel Academy in Hyderabad. आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन दिस, मेरे को आईपीएस नहीं मिलेगा क्योंकि आई एम कलर ब्लाइंड। ये भी एक एडवेंचर है, मुझे नहीं पता था कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ। Okay. जब मेरा पहला मेडिकल हुआ था, तो आई गॉट टू नो दैट आई एम कलर ब्लाइंड। तो Right. आईपीएस मैंने ऑप्शन डाला ही नहीं। सो Okay. होपिंग फॉर इंडियन फॉरेन सर्विस, नहीं तो फिर इंडियन इनकम टैक्स। और अब मैं सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस मतलब, पहले मुझे लगता था आईएएस आईएएस बनना है, पर अभी मुझे लगता है हर सर्विस, जब रेलवे अकाउंट्स में, तो मुझे लगता है हर सर्विस एक प्लेटफॉर्म है। और व्हाट यू मेक ऑफ इट, इट्स अप योर एप्टीट्यूड एंड योर विश। तो सब सर्विस बराबर हैं, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं। तो इसके बाद शायद मैं अटेम्प्ट ना दूंगा, मुझे ना मिले, पर मैं जिस सर्विस में रहूंगा, एटलीस्ट मेरा मोटो ये रहेगा कि आई विल मेक बेस्ट यूज ऑफ द प्लेटफॉर्म व्हाट आई एम गिवन।
मुझे लगता है कि आपको एस्पिरेंट्स बहुत दुआएं देंगे इस बात के लिए, क्योंकि हम कई इंटरव्यूज में कमेंट्स पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो क्यों इस एग्जाम को दे रहे हैं। तो वो गलत नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आईएएस किसी का ड्रीम है तो ही हैज एवरी राइट टू अचीव दैट ड्रीम। हर एस्पिरेंट को ये अधिकार है कि वो फिर से बिल्कुल एग्जाम दे, बिल्कुल बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल किसी भी सर्विस में हो। बिल्कुल। बट आप क्योंकि एग्जाम नहीं देना चाहेंगे आगे, तो आपको बिल्कुल दुआएं मिलेगी मेरे ख्याल से। तो अभिषेक जी, मुझे ये बताइए कि मेंस से रिलेटेड हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि बिल्कुल। आप मेंस आंसर राइटिंग में काफी अच्छे हैं, आपने उस पर कोर्स भी बनाया है। तो मेंस का सीक्रेट क्या है? व्हाट एग्जैक्टली डज यूपीएससी वांट फ्रॉम द एस्पिरेंट इन मेंस? मेंस का पहला सीक्रेट है कि कोई सीक्रेट है नहीं। प्रॉब्लम मेंस इतना सीक्रेटिव लगता है क्योंकि हमें पता नहीं कि वहां पे मार्क्स कैसे आते हैं। तो लोग जो भी बोलते हैं सब सही लगता है, बेसिकली जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं सच बोलते हैं, या जो भी है मतलब सब सही लगता है, क्योंकि आप देखोगे 100 लोग हैं, 100 अलग स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन सब काम कर जाती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेंस का, मैं बताता हूँ आपको। जब पहले अटेम्प्ट था मेरा, जब मैंने 2017 का मेंस दिया था, तो कट ऑफ था 809 और मुझे 810 आए थे। जस्ट एक मार्क्स से मैंने कट ऑफ क्रॉस किया था जनरल कैटेगरी में। पिछले साल कट ऑफ था 774, 774, और मुझे फिर भी 810 आए थे। और इस साल मुझे नहीं पता, इस बार कट ऑफ तो 751 गया है, पर मुझे कितना है मुझे देखना पड़ेगा। तो मैंने स्ट्रेटेजी चेंज नहीं की थी। मैंने क्या किया था कि 4 जो मेंस पेपर होते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वहां पे प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ाई तो इतनी कर लेते हैं, इतना इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन मेंस में हमारे पास 7-8 मिनट ही होते हैं लिखने के लिए। तो ये चीज हम भूल जाते हैं मेन। तो पहले टाइम में मैंने यही किया था कि मैंने पढ़ाई बहुत की थी पर प्रैक्टिस कम की थी। वो इन्फॉर्मेशन बहुत थी लेकिन लिखने का टाइम नहीं था। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने उसमें ही काम किया कि मैंने पढ़ाई बहुत कम की थी लेकिन मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की थी। और थर्ड अटेम्प्ट में भी मैंने इसको और प्रोग्रेसिवली बढ़ाया है। तो सीक्रेट कुछ नहीं है, सीक्रेट इस मेंस का है आंसर राइटिंग। आपने जितनी पढ़ाई प्रीलिम्स के लिए की है उससे कम पढ़ाई करनी पड़ती है मेंस के लिए आपको। दूसरा होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल मेरे को लगता है मेक और ब्रेक का बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरे अटेम्प्ट में देखेंगे तो मेरे जीएस के स्कोर हैं जी पहले अटेम्प्ट से कम थे, बहुत कम मार्क्स थे, लेकिन ऑप्शनल का मेरे को लास्ट टाइम 286 आया था, उसके बाद मेरे को 317 आए थे। तो उसकी वजह से मैंने सर्विस में ब्रेक इन किया है। तो एक ऑप्शनल पेपर होता है आपका, एक पेपर होता है आपका एसे, और एक होता है एथिक्स। इन 3 पेपर को तो आपको अच्छे से स्कोर करना है, बिकॉज इसमें मार्क वेरिएशन और रैंक में इन और आउट और सर्विस प्रेफरेंस में बहुत मैटर करता है। बाकी 3 जीएस पेपर आपको सिर्फ हैंडल करना है। और कैसे करना है ये मैंने कोर्स में अच्छे से बताया है आपको। कैसे कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट नहीं भी है तो कैसे हैंडल कर लें, क्या इंग्रेडिएंट्स बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कैसे डालें, ताकि आपका पेपर फिलिंग लगे, एक यूनिक लगे बाकी पेपरों से। तो ये सब मैंने कोर्स में अच्छे से बताया है। तो मैं बस एक समराइज आपको आपकी पूरी बात को समराइज करने के लिए ये कहूंगा कि मेंस प्रैक्टिस मांगता है, और वो प्रैक्टिस बहुत एसेंशियल है स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। ओके। तो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने 2 बार इंटरव्यू दिया है, तो दोनों बार में आपको कोई डिफरेंस नजर आया, या फिर इंटरव्यू का पैटर्न मोर और लेस सेम था आपके लिए? 3 इंटरव्यू दिए मैंने। तो पहला इंटरव्यू था, मैं पहली बार इंटरव्यू गया था, और ये बात है कि डिमांड सप्लाई का इशू है कि डिमांड इंटरव्यू की बहुत ज्यादा है पर लोग कम जाते हैं। तो जो भी मार्केट में न्यूज आती है वो डरावनी होती है, तो मैं भी डर गया था। और मैं बहुत नर्वस था। इंटरव्यू काफी फैक्चुअल था और 40 मिनट तक गया था करीबन। और मुझे जब बाहर आया तो मुझे पता ही नहीं अंदर क्या हुआ, सच बता रहा हूँ। लेकिन आंसर मैंने कर दिए थे, जो भी पूछा गया था मैंने लगभग 80% आंसर अच्छे से किए थे, लगभग सही थे। लेकिन मार्क्स जब आए तो 140 आए थे और बहुत कम थे। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि ये सिर्फ नॉलेज की टेस्ट नहीं होती, ये पर्सनैलिटी की टेस्ट होती है। और पहले जब पहला इंटरव्यू दिया था मैं अंग्रेजी मीडियम में दिया था, इंग्लिश मीडियम में दिया था। तो मुझे लगा था कि यार इंटरव्यू होना चाहिए नेचुरल फ्लो, एक नेचुरल फ्लो आना चाहिए इंटरव्यू, कॉन्वर्सेशन बिल्ड होनी चाहिए। और वो तब बिल्ड होती है जब हम अपनी जो नेचुरल या मदर टंग उसमें बात करें, या जो आम बोलचाल की भाषा उसमें बात करें। तो फिर दूसरा इंटरव्यू मैंने दिया था हिंदी में, और उसमें मैंने काम किया था नॉलेज एकदम कम, पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दिस आर द 2 keywords, your self confidence and carrying your personality. I worked on both these things with the language I felt comfortable, and I secured at least 30 marks more than my first interview. And back to third interview, I carried a simple thing. I didn't give any mock test this time. पहले इंटरव्यू मैंने 10 मॉक दिए थे, दूसरे इंटरव्यू मैंने 2 मॉक दिए थे, इस इंटरव्यू मैंने 1 मॉक नहीं दिया। और रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं। तो बेसिकली आपको पता है आपको क्या चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू इज योर इंटरव्यू, इट्स नॉट समवन एल्स। आपको गाइडेंस मिलती है, 1-2 से आप गाइडेंस लें,
उस पर वर्कआउट करें बस। आप 10 लोगों से पूछे ना कि ये मैं क्या करूँ, ये क्या करूँ, ये मत करिए। जैसे एक प्लेटफॉर्म को पकड़े, आप उससे गाइडेंस लें और बस, उससे तक कुछ नहीं। अभिषेक जी, अभी जो ये पूरा प्रोसेस है यूपीएससी का, ये काफी लंबा प्रोसेस होता है। इसमें तैयारी के साथ साथ एग्जाम देना इटसेल्फ इज बेर मिनिमम 2 इयर्स। तो आप एस्पिरेंट्स के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं कि इन 2 साल या फिर उससे भी ज्यादा समय अगर लगता है, तो उसमें अपना मेंटल हेल्थ और साथ साथ में एक कंसंट्रेशन या फोकस कैसे बनाए रखा जाए इतने लंबे समय के लिए? जब मैं एंटर किया था इस फील्ड में, तो मेरे मेरा एक्चुअली क्लियर कट आइडिया था कि एक अटेम्प्ट दूंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं तो निकल जाऊंगा। लेकिन बाद में ये क्या, एक यूपीएससी एक ऐसी चीज है ना, कोई इजीली छोड़ नहीं पाता, क्योंकि रिग्रेट होगा हमेशा कि इतने पास आके छोड़ दिया है। तो जो भी एंटर करे इस फील्ड में, पहले तो आप एक एम लेके आए कि मुझे आना क्यों है इसमें। बहुत जरूरी है, क्यों? अगर कोई एम नहीं होगा, कोई एक कांस्टेंट नहीं होगा, तो आप आगे कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि रुकावटें बहुत आएगी, हर्डल्स बहुत आएंगे। तो पहले आप अपना एम, कोई भी एम हो, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आपके कोई भी एम हो, प्लीज आप उसको पहले सोचे फिर एंटर करें। फिर आप जब आ गए हैं, तो यहाँ पे जो पढ़ाई जो आपको करनी है, ऐसी इतनी डाइवर्स होगी, आपने कभी की नहीं होगी। और कंपटीशन बहुत टफ है, सीटें कम होती जा रही है, लॉट ऑफ थिंग्स। सो एंश्योर दैट यू आर डिसिप्लिन्ड, सो दैट यू आर नॉट ओवरबर्डन। डे वन से लेके डे लास्ट तक मुझे इतनी देर पढ़ाई करनी है, इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, जो मैंने किया है उनको वही करना है। अगर आप कंसिस्टेंटली वैसे पढ़ाई करते रहेंगे ना, तो ये बहुत इजी जर्नी हो जाएगी। इसके अलावा स्ट्रेस पॉइंट्स बहुत होते हैं, क्योंकि आप लगातार पढ़ते रहते हैं, बोर्डम आ जाता है, मोनोटोनस फीलिंग आ जाती है। तो आपको अपने आप को एंगेज करना पड़ेगा। एंगेज कैसे करेंगे? फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मेडिटेशन आप जरूर कीजिए, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट रोज। फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग पे जाइए, जॉगिंग पे जाइए, आधा घंटा रोज। क्योंकि ये अब, मैं मानता था कि ये टाइम वेस्ट है पहले स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में पता चला कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। लोगों से बात कीजिए, आइसोलेट होके कमरे में बंद मत रह जाइए, लोगों से बात कीजिए, कंस्ट्रक्टिव टॉक कीजिए, अपने मेंटर से बात कीजिए। तो जब बातें होगी, तो इमोशंस पर कंट्रोल आएगा, आपको नए आइडियाज मिलेंगे, आपका स्ट्रेस बर्स्ट आउट होगा। स्ट्रेस कम रखना है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो अगर आपने डिसिप्लिन होके और कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो किया, मुझे लगता है नहीं 2 साल की भी जरूरत होगी, आप 1 साल में आराम से निकाल लेंगे। यही सीक्रेट है इसका, और कुछ नहीं है। आपके सिलेक्शन के पश्चात आपके घर वाले काफी खुश होंगे, क्या रिएक्शन रहा आपके फैमिली फ्रेंड्स सभी का? आ, काफी लोग खुश थे। परिवार की खुशी मेरी खुशी जुड़ी है, तो मैं खुश, तो वो भी खुश हैं। और दोस्त काफी खुश थे यहाँ पे एकेडमी में, हम हमारे जितने दोस्त थे वो काफी खुश थे मेरे लिए, क्योंकि जानते हैं हम भी एस्पिरेंट्स रह चुके हैं, या जो पुराने एस्पिरेंट्स रह चुके हैं। बहुत मुश्किल होता है लिस्ट में नाम आना, टॉप रैंक्स तो। उम्मीद होती है सबको कि अच्छा रैंक आए, जो सर्विस चाहिए वो मिल जाए, पर लिस्ट में अंदर आना ही अपने आप में बोलते हैं कि बड़ी बात होती है। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, जो भी लगता है मैंने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से मुझे फल मिला है। तो आई एम हैप्पी विद इट, एंड इवन माय फैमिली सपोर्ट मी, एंड दे आर विद माय हैप्पीनेस। अभिषेक जी, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जो यूपीएससी एग्जाम से डायरेक्टली मे बी रिलेटेड नहीं है। रेलवेज के जो पूरे स्ट्रक्चर, रेलवेज का स्ट्रक्चर है एग्जाम का, उसमें इस साल से चेंज आ रहा है। तो क्योंकि आप बिल्कुल। ऑलरेडी रेलवे सर्विसेज में हैं, तो क्या आप थोड़ा सा हमें या फिर हमारे एस्पिरेंट्स को बता सकते हैं कि इसमें क्या बदलाव आने वाला है? क्या वैकेंसीज कम बिल्कुल। होंगी? एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग? अभी पहली बात तो अभी कैडर रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, और आज पीएमओ के साथ मीटिंग भी है। तो इससे पहले क्या हो रहा है कि जो रेलवेज की जो दो विंग्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स और टेक्निकल विंग्स, तो एक ली जाती थी सीएससी, आपके सिविल सर्विस एग्जाम की तरफ से, आईआरएएस, आईआरटीएस, आरपीएफ, और बाकी होती थी यूपीएससी की जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम उससे। तो मेन जो कैडर रिसर्च का आइडिया है, जो इतने सारे डिपार्टमेंट्स है रेलवे में, 8 से 9 डिपार्टमेंट हैं, तो सिलोस में काम करते हैं, और कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी एक ट्रेन चलानी हो, तो आपको डिपार्टमेंट ए जो आपका मैकेनिकल है, फिर सिविल है, अकाउंट्स है, सबको कोऑर्डिनेशन होगी तो एक ट्रेन चलती है। और बहुत जगह फ्रिक्शन आ ही जाता है कि कहाँ कहाँ पे काम रुक जाते हैं, और ये एक इशू है कि रेलवे की जो ओवरऑल एक्सपेंशन है या डेवलपमेंट है, उतनी गति से नहीं हो पा रही है जितना होना चाहिए। तो इसके लिए भारत सरकार ने आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की बात की, जहाँ पे ये जितने भी कैडर हैं इनको मर्ज करके एक सिंगल सर्विस आईआरएमएस बनेगी। डिपार्टमेंट्स वही रहेंगे, पर एक ही सर्विस बनेगी। तो अभी जो रिक्रूटमेंट 2 एग्जाम से होता था, वो उन दोनों से ना होके एक ही एग्जाम होगी, जो आईआरएमएस एग्जाम होगी, और वो यूपीएससी के द्वारा होगी। जैसे अभी देखें तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम अलग होती है, कॉमन प्रीलिम्स होता है, पर फॉरेस्ट एग्जाम अलग होती है, वैसे ही कुछ रेलवेज में भी किया जाए। तो ये एक प्रस्ताव होगा, और रैंक के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको टेक्निकल या अकाउंट सर्विस दी जाएगी।
कुछ विवाद है अंदर, मतलब कुछ ग्रज हैं जो डिपार्टमेंट के अंदर भी हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, और बहुत सारे एज इश्यूज हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं और करियर प्रोग्रेशन के लिए भी फैक्टर्स हैं। तो मेरा मानना है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएं तो अपने करियर के बारे में सोचें, आप डिपार्टमेंट के बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें। तो जो सरकार ने फैसला लिया है, ये रेलवे को और भारत के जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया होगा, क्योंकि जो आज की रेल है, 21st सेंचुरी की रेल ऐसी नहीं हो सकती, या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ऐसा नहीं हो सकता, इसमें बहुत बदलाव आने वाले हैं, और IRMS इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, और ये सिर्फ एक रिफॉर्म आप अभी देख रहे हो, सिविल सर्विस में भी काफी रिफॉर्म्स आएंगे। तो इसको पॉजिटिव स्पिरिट में लें, अपने आप को स्किल करें और तैयार रहें कोई भी चैलेंज के लिए, जस्ट चैलेंज, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आपने समय निकाला अपने बिजी ट्रेनिंग शेड्यूल से हमारे लिए, और आप स्टडी IQ प्लेटफॉर्म के आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर। Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you for giving me the opportunity to talk to aspirants.